हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। आज के डेली करंट अफेयर में हम 26 सितंबर के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन आराम से सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है आज का। एंड तक बने रहिएगा और पीडीएफ के लिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक हम चलते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। 26 सितंबर के आईसीसी ने किस क्रिकेट बोर्ड को हाल ही में निलंबित किया है? तो आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसने हाल ही में यूएसए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सदस्यता को निलंबित किया है। कारण क्या है? देखिए, आईसीसी के कुछ रेगुलेशन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसे हर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसे फॉलो करना पड़ता है। अब क्या होता है, अगर गवर्निंग बॉडी का स्टेटस चाहिए किसी भी देश के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को, तो उसे अप्लाई करना पड़ेगा आईसीसी के पास। आईसीसी की कमेटी चेक करेगी कि आईसीसी के सारे नियम फॉलो किए जा रहे हैं और उसके बाद किसी भी क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली रन करने के लिए परमिट किया जाता है। ठीक है। अब यूएसए की जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ना, उसने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया है, इसीलिए आईसीसी ने अभी इसकी सदस्यता को निलंबित किया। लेकिन यहां पर यह चीज समझिएगा कि जो आईसीसी के रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी देश का क्रिकेट बोर्ड निलंबित भी हो जाता है तो भी उस देश की टीम जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं वो खेल सकती है। तो यूएसए की टीम इंटरनेशनल मैच खेल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यूएसए की क्रिकेट बोर्ड को अभी के लिए सस्पेंड किया गया है आईसीसी के द्वारा। इससे होगा ये कि जो यूएसए का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, अब उसको आईसीसी के द्वारा जो भी सहायता मिलनी चाहिए थी, जैसे ग्रांट्स हो सकते हैं, फंडिंग हो सकती है, वो अभी नहीं मिल पाएगी। और इसके अलावा आईसीसी के किसी भी डिसीजन में जो मीटिंग में वोटिंग होती है उसमें यूएसए का क्रिकेट बोर्ड वोटिंग नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसके नुकसान क्या क्या है। तो यूएसए क्रिकेट बोर्ड को अभी आईसीसी ने निलंबित कर दिया है अभी के लिए। आईसीसी पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना की गई थी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, इंग्लैंड में। शुरुआत में ये लंदन में इसका हेडक्वार्टर था 1909 से 2005 तक। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है यूएई में, है ना। यूएई के दुबई में हेडक्वार्टर है। 108 मेंबर हैं आईसीसी के और इसके चेयरमैन इंडिया से आते हैं जय शाह। सेकेंड क्वेश्चन, वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी अपीली अधिकरण का ऑफिशियली शुभारंभ कहां किया गया है? तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा जीएसटी अपीली अधिकरण का शुभारंभ किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। देखिए, अगर हम जीएसटी अपीली अधिकरण की बात करें, जीएसटी या जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करें, तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। संसद में एक्ट के माध्यम से 2017 में जब जीएसटी को लागू किया गया था तब इस ट्रिब्यूनल को बनाया जाना था, लेकिन काफी सारे हर्डल्स थे। इसीलिए अब फाइनली नई दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया गया है भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। अब ये जो ट्रिब्यूनल है, इसका काम क्या होगा? भारत में जीएसटी से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट है उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ फेयर तरीके से सॉल्व करना, जल्द से जल्द ऐसे केसेस का निपटारा करना, यह इस ट्रिब्यूनल का मुख्य कार्य होगा, जीएसटी अपीलिएट ट्रिब्यूनल। देखिए, पूरे देश में अलग अलग ब्रांचेस बनाई जाएगी। इसकी 31 ब्रांचेस प्रस्तावित है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में होगा, मेन ब्रांच आप इसको बोलिए। ट्रिब्यूनल अपनी हियरिंग शुरू करेगा इसी साल दिसंबर 2025 से। अब 31 बेंच बनाई जाएगी पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में। मेन जो ब्रांच होगी वो नई दिल्ली में बनाई जा रही है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जीएसटी से संबंधित मुद्दों को, डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब पार्लियामेंट में बिल के माध्यम से इसे बनाया गया है। और जो एक्ट है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के नाम से जाना जाता है। इसके तहत ही इसकी स्थापना की जा रही है ट्रिब्यूनल की। 116 मेंबर होंगे, इससे ज्यादा मेंबर होंगे पूरे देश में, और 32, जैसा कि मैंने आपको बताया, अलग अलग ब्रांचेस इंडिया के अलग अलग
45 लोकेशन पर बनाई जाएगी। जब ये शुरू हो जाएगा ना, अभी जितने भी जीएसटी के केसेस पेंडिंग है, जैसे ये शुरू हो जाएगा 4 लाख से ज्यादा पेंडिंग केसेस का जो बोझ है वो इस ट्रिब्यूनल पे आने वाला है। वैसे तो मेंबर्स 116 से ज्यादा होंगे पूरे देश में, लेकिन जो मेन ब्रांच है दिल्ली में, उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, एक जुडिशियल मेंबर होगा और 2 टेक्निकल मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे, एक स्टेट से और एक सेंट्रल से। अब प्रेसिडेंट और जो जुडिशियल मेंबर है, अगर उनकी योग्यता देखें तो अगर किसी को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट में किसी भी राज्य में चीफ जस्टिस के रूप में काम कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा। जुडिशियल मेंबर के लिए हाई कोर्ट का जज रहा हो या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में या डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में जिसने कम से कम 10 साल तक काम किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है जुडिशियल मेंबर। ठीक है, तो यह ट्रिब्यूनल है। मेंबर्स मैंने आपको बता दिया। मुख्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है, तो मुख्यालय स्थापित किया जा रहा है नई दिल्ली में। जीएसटी 2.0 अभी रिफॉर्म किया गया है। अभी तक जीएसटी के 2017 से जब से जीएसटी देश में लागू हुए 4 स्लैब होते थे, अब इसे घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया है और अब ये जो स्लैब बचे हैं 5% और 18% के हैं। पहले 5%, 12%, 18%, 28% के स्लैब होते थे, अब ये रह गए 5% और 18%। कुछ सुपर लग्जरी फूड या जो थिन गुड्स हैं या सुपर लग्जरी जो गुड्स हैं उन पर 40% का एडिशनल टैक्स लगाया गया है, लेकिन जीएसटी के स्लैब 2 ही हैं अभी, 5% और 18%। ठीक है, भारत सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इंडिया में वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें ना, तो तीनों सेनाओं में सर्वोच्च पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का है। 2019 में यह पद बना था। जनरल विपिन रावत पहले सीडीएस थे इंडिया के, उनका निधन हो गया था और उसके बाद भारत के सीडीएस बने जनरल अनिल चौहान। ये वर्तमान में भारत के दूसरे सीडीएस है। इनका कार्यकाल 2025 में अभी खत्म हो रहा था, लेकिन इनके कार्यकाल को 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अब 2026 तक जनरल अनिल चौहान भारत में सीडीएस के रूप में काम करेंगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कार्यकाल 30 मई 2026 तक अनिल चौहान का होने वाला है, भारत के दूसरे सीडीएस। नियुक्ति इनकी 2022 में की गई थी जब जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ था। ये पहले सीडीएस है इंडिया के 2019 से। काम समझ में आ गया सीडीएस का क्या है? इंडियन आर्म्ड फोर्स जो है उनका सबसे सीनियर पद अभी यही है, 2019 में बना था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, ये इस सर्वोच्च पद का मेन काम है। कोऑर्डिनेशन का काम करता है, गवर्नमेंट और डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस कर सकता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है। आपको पता है ये जो पद है ना 4 स्टार जनरल का होता है और ये डायरेक्ट जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको रिपोर्ट करते हैं किसी भी मामले में। तो वर्तमान में बहुत बड़ा पद है, तीनों आर्म्ड फोर्स का सर्वोच्च पद माना जाता है। तो वर्तमान में सीडीएस के पद पर कौन है या किनके कार्यकाल को 1 साल का 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, तो ये है अनिल चौहान। याद रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले भी याद रखिएगा विपिन चौहान को, विपिन रावत को। ठीक है, ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं आप सभी के लिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए स्टडी मटेरियल आप ज्वाइन कर सकते हैं। बायलिंगुअल ई बुक आपको मिल जाएगी, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर और जीके जीएस की। बायलिंगुअल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, आप इसे इजीली वहां जाकर अवेल कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप इसे ज्वाइन कीजिए। बहुत ही शॉर्ट में आपको बहुत ही इजी वे में सारे कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर किए गए हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ई बुक को। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और हेल्पलाइन नंबर भी है आपके लिए। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको हर्डल आता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा की बात करें तो ये भारत में लिटरेचर या साहित्य से संबंधित है, बहुत ही फेमस साहित्यकार है। ठीक है, इनका नाम क्या है? एस.एल. भैरप्पा। हाल ही में इनका निधन हो गया। क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस लैंग्वेज के साहित्यकार हैं,
तो ये भारत के कर्नाटका राज्य से आते हैं, कन्नड़ लैंग्वेज के साहित्यकार और बहुत ही फेमस फिलोसोफर एस.एल. भैरप्पा का हाल ही में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2 पद्म अवार्ड इनको साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जा चुके हैं। एक पद्म भूषण इनको 2023 में दिया गया था और पद्मश्री 2016 में दिया गया था। ठीक है, पद्मश्री 2016 और पद्म भूषण 2023। इसके अलावा भी सरस्वती सम्मान 2010 में दिया जा चुका है और साहित्य अकादमी अवार्ड 1966 में दिया गया था एस.एल. भैरप्पा को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी इनका निधन हुआ है 94 वर्ष की आयु में। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आने वाले जितना भी समय है वो आपके लिए एआई बेस्ड ही होने वाला है। हर सेक्टर में आपको एआई की जरूरत महसूस होगी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपका संडे को वेबिनार आयोजित किया गया है क्रेजी जीके ट्रिक की तरफ से, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वेबिनार को ज्वाइन कीजिए। एआई का यूज आप किन अलग अलग सेक्टर में किस तरीके से कर सकते हैं, एजुकेशन में, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में एआई आपको कैसे मदद कर सकता है, ये सभी चीजें आपको वहां पर पता चलेगी। तो संडे के दिन आपका वेबिनार आयोजित किया जाएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। संडे को आपके लिए वेबिनार आयोजित किया जाने वाला है। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो आपको हेल्पलाइन नंबर रहता है आपको दिया होगा यहां पर मैंने, इस पर आप डायरेक्ट कॉल कीजिए। हमारी जो टीम है, सपोर्ट टीम, वो आपकी मदद कर देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। विश्व समुद्री दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व समुद्री दिवस की बात करें, हर साल मनाया जाता है 25 सितंबर को। 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व समुद्री दिवस। देखिए, जो मरीन इकोसिस्टम है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे वर्ल्ड को जो समुद्री जैव विविधता है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जो मरीन इकोसिस्टम है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना कि भाई इसका प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए। लोग अवेयर हों, पूरे वर्ल्ड के देश अवेयर हों, इसीलिए वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जाता है हर साल 25 सितंबर को। सबसे पहली बार इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1978 में इस डे की शुरुआत की गई थी। 1978 में शुरू किया गया और तब से हर साल 25 सितंबर को ये मनाया जा रहा है। थीम की बात करें, अवर ओशन, अवर ऑब्लिगेशन, अवर अपॉर्चुनिटी। 2025 में वर्ल्ड मैरीटाइम डे की थीम है। अब वर्ल्ड मैरीटाइम डे के अलावा 25 सितंबर को 2 और डे मनाए जाते हैं। एक तो इंडिया में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है और एक वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में भी मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 25 सितंबर को। तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे से हमारा क्वेश्चन है, ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। अंत्योदय दिवस इंडिया में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है और ये इंडिया में शुरू किया गया था 2014 में। सितंबर के वैसे तो काफी सारे अलग अलग डे और थीम है। अदर डे की अगर जो मेन पूछे जा सकते हैं उनकी बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। यहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ल्ड ओजोन डे हमेशा रिपीट होता है एग्जाम में, यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यह मनाया जाता है 21 सितंबर को और 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के रूप में मनाया जाता है। 25 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, अभी हमने बात की थी। इसकी थीम है थिंक हेल्थ, थिंक फार्मासिस्ट। आगे बढ़िए। 22 से लेकर 24 सितंबर तक मनाया गया रोश हशनाह किस धर्म का न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है? नाम क्या है? रोश हशनाह। यह न्यू ईयर बनाया जाता है यहूदी धर्म के लोगों के द्वारा, जिन्हें जुडिज्म के नाम से पुकारा जाता है, ज्यूस कहा जाता है। इजराइल के जो लोग हैं ना, वो किस धर्म को फॉलो करते हैं? यहूदी। अगर हम देखें ना तो यहूदी, क्रिश्चियनिटी, जो इस्लाम है, ये सभी कहीं ना कहीं इनके रूट्स सेम देखने को मिलते हैं। ओके, ये धर्म कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें से जो जुडिज्म है, जो यहूदी धर्म है, इनके लोगों के द्वारा रोश हशनाह त्योहार को मनाया जाता है। ये एक तरीके का न्यू ईयर है यहूदी धर्म में। एक हिब्रू कैलेंडर के तिशरई महीने में ये मनाया जाता है। अगर हम इसे
ग्रेगोरियन कैलेंडर में देखें कि जो हमारा कैलेंडर है, जिसको हम इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर, अगर इसके तहत देखें तो ये सितंबर अक्टूबर मंथ में आएगा, और हिब्रू कैलेंडर में ये तिश्रई महीने में आता है। 10 दिन तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है न्यू ईयर के रूप में। इसमें क्या होता है कि जो यहूदी होते हैं वो पिछले एक साल में उनसे जो भी पाप हुए उनका प्रायश्चित करते हैं। इसके लिए जो भी उनकी साधना होती होगी, जो भी उनकी पूजा होती होगी, वो किया जाता है। तो रोश हशनाह ज्यूस धर्म की 10 दिन की छुट्टियों की शुरुआत है, न्यू ईयर के रूप में ये मनाते हैं, और ये मानते हैं कि इसी दिन ईश्वर ने दुनिया की शुरुआत की थी। ये इनके इसमें धर्म में ऐसा माना जाता है, किसी दिन दुनिया की शुरुआत की गई है। जो आखिरी दिन होता है ना, उसे योम किपुर के नाम से पुकारा जाता है। ये लास्ट डे है, इस दिन ये जो त्योहार है 10 दिन का खत्म होता है। तो त्योहार का नाम हमको पता होना चाहिए, न्यू ईयर है, क्योंकि ये रोश हशनाह किस धर्म में मनाया जाता है? यहूदी धर्म में। इजराइल और जहां पर भी यहूदी देखने को मिलेंगे इस धर्म को फॉलो करेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली साइंस समिट 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? यूएनजीए साइंस समिट 2025, इसका आयोजन किया जा रहा है न्यूयॉर्क में। आपको पता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एनुअल समिट भी कहां आयोजित की जा रही है? न्यूयॉर्क में आयोजित की जा रही है 26 सितंबर तक। और यहीं पर यूएनजीए साइंस समिट 2025 की शुरुआत की गई थी 9 सितंबर को, और ये 26 सितंबर तक, मतलब आज इसका लास्ट डे है। समिट का उद्देश्य क्या है? यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इस तरीके के यूनाइटेड नेशन ने काफी सारे गोल्स डिसाइड किए हैं, जैसे हंगर को खत्म करना, है ना, गरीबी को खत्म करना, और जो वॉर होती है उनको खत्म करना, प्रदूषण को खत्म करना, ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना। इस तरीके के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको अचीव करने में साइंस का जो योगदान है उस पर चर्चा करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइंस समिट का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? न्यूयॉर्क में। समिट की थीम तो वैसे नहीं पूछी जाती, क्योंकि डे की थीम एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप थीम छोड़ सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए देख लें। द रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन अटेनिंग द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह थीम रखी गई है यूएनजीए साइंस समिट की। ठीक है, आयोजन कहां पर? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए, जहां पर हेडक्वार्टर भी है यूनाइटेड नेशन का। डन। तो समिट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इवेंट के दौरान ही आयोजित की जा रही है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो बैठक है वो 23 सितंबर को शुरू हुई और ये 26 सितंबर तक आयोजित की जा रही। इसमें भारत की ओर से भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, आज थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, थोड़ा आवाज आपको अलग लग सकती है क्योंकि थोड़ा सा फीवर भी था आज और सर्दी भी हो रही है, तो थोड़ी सी कॉपरेट कीजिएगा, आराम से सुनिए, समझ में आएगा सब। ठीक है, आवाज लेकिन थोड़ी सी आपको चेंज लगेगी। चलिए, भारत का पहला एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर किस नेशनल पार्क में बनाया जाएगा? इंडिया का पहला एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर यह बनाया जाएगा बेटला नेशनल पार्क में। कहां पर? बेटला नेशनल पार्क। अगर हम इस नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यह हमको नॉर्मली झारखंड राज्य में देखने को मिलता है। एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर एक्चुअल में है क्या? देखिए, ये जो सेंटर बनाया जा रहा है ना बेतला नेशनल पार्क में, एआई, होलोग्राम, साउंड, इनके जरिए जो वाइल्ड लाइफ है इनको फील करवाया जाएगा सभी लोगों को। जैसे हम 3D मूवी देखते हैं, है ना, होलोग्राम के माध्यम से, एआई के माध्यम से, तो फील होता है कि ये रियल है। तो इन चीजों को फील करवाया जाएगा। जो वाइल्ड लाइफ है उस नेचर को फील करवाने के लिए इंडिया का पहला एआई इनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंस सेंटर झारखंड के बेटला नेशनल पार्क में स्थापित किया जाएगा। होलोग्राम से फॉरेस्ट और एनिमल को रियल की तरह दिखाया जाएगा। एआई असिस्टेंट से हर एनिमल और उनके कंजर्वेशन के बारे में भी सीखने को मिलेगा। ओके, किसी भी जानवर को कैसे संरक्षण किया जा सकता है और जीव, है ना, जीवों के प्रति भावना विकसित करने के लिए अलग अलग ग्राफ का यूज किया जाएगा, होलोग्राम्स का यूज किया जाएगा, साउंड का यूज किया जाएगा,
मूवीज दिखाई जाएगी वाइल्ड लाइफ पर, ताकि फील कर पाए लोग और आगे चलकर जंगल क्षेत्र जो है, वाइल्ड लाइफ जो है, जानवर जो है, उनका संरक्षण किया जा सके। तो ये इंडिया का पहला एआई इनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंस सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? बेतला नेशनल पार्क। कहां पर है? झारखंड। वैसे ये पलामू टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट है। इस नेशनल पार्क 226 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ऑलमोस्ट। 1974 में टाइगर रिजर्व बना और फाइनली 1986 में यह नेशनल पार्क कंसिडर किया गया। प्रवासियों के लिए भारत की पहली बीमा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? प्रवासियों के लिए इंडिया की पहली बीमा योजना को शुरू किया गया है केरला स्टेट के द्वारा। प्रवासी भारतीय जो कि बाहर रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम के रूप में लाया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा। इस स्कीम को नाम दिया गया नोरका केयर। एक्चुअल में कर्नाटका में एक एजेंसी है, इसे कहा जाता है नोरका रूट्स। ये जो एजेंसी है ना कर्नाटका में, ये एक स्पेशल एजेंसी है जो कि प्रवासियों के मुद्दे पर काम करती है। प्रवासियों का संरक्षण करना, उनके हितों का संरक्षण करना, उनके लिए जो भी उनके विकास में हर्डल है उनको दूर करना, ये काम इस स्पेशल एजेंसी का है। क्योंकि केरला के काफी लोग हैं जो बाहर जाते हैं काम करने, पढ़ने, तो उनके संरक्षण के लिए एक नोरका रूट्स नाम की एजेंसी, इनके माध्यम से नोरका केयर नाम का एक स्कीम लॉन्च की है केरला गवर्नमेंट ने। भारत की पहली बीमा स्कीम है जो कि प्रवासियों के लिए लाई गई है। किसी भी राज्य में से अगर हम कंपेयर करें तो ऐसी जो प्रवासियों के लिए लाई गई है किसी भी राज्य के द्वारा, तो ऐसा पहला राज्य बना है केरला। 1 नवंबर 2025 में इसे लागू किया जाएगा केरला में। वैसे तो देखिए ये पेड बीमा स्कीम है, इसकी जो बीमा का जो पॉलिसी का पैसा है वो तो भरना पड़ेगा, लेकिन प्रीमियम रेट्स जो है वो बहुत कम रखे गए हैं, बहुत ही नॉमिनल रखे गए हैं ताकि सभी से आराम से ज्वाइन कर पाए। हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम में दोनों का कवर दिया जाएगा। केरला के प्रवासियों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा और 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट कवर भी दिया जाएगा। केरला के 500 हॉस्पिटल में और पूरे इंडिया में अगर कंपेयर करें तो 16,000 से ज्यादा हॉस्पिटल में बिना पैसे के केरला के किसी भी प्रवासी का इलाज किया जा सकेगा, जो भी अटैच्ड हैं, जो भी हॉस्पिटल इस स्कीम के तहत। 18 से लेकर 70 साल तक के प्रवासियों को इसमें कवर किया गया है। तो केरला सरकार की स्कीम है नोरका केयर, ठीक है। 1 नवंबर 2025 में इसी साल लॉन्च की जाएगी। प्रवासियों के लिए किसी भी राज्य के द्वारा लाई गई पहले हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस स्कीम, केरला ने इसे लॉन्च किया है। केरला दक्षिण भारतीय राज्य, तिरुवनंतपुरम कैपिटल, राजेंद्र आर्लेकर गवर्नर हैं। पिनरई विजयन केरला के सीएम के पद पर हैं। 140 केरल में विधानसभा सीटें हैं, 9 राज्यसभा सीटें देखने को मिलती है और 20 लोकसभा सीटें देखने को मिलती है। लास्ट क्वेश्चन, द्रव्य पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? द्रव्य पोर्टल को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को। आयुष मंत्रालय इंडियन गवर्नमेंट ने 2014 में बनाया था। देखिए आयुष क्या होता है इसको समझिए। जितनी भी प्राचीन या पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है ना, उनको आयुष मंत्रालय के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है और उनके विकास का काम किया जाता है। आयुष में, जैसे आयुष में अगर हम देखें ना तो प्राचीन चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद आ जाता है, योगा आ जाता है, यूनानी चिकित्सा पद्धति आ जाती है, होम्योपैथी आ जाती है। ये सब आयुष चिकित्सा पद्धति में देखी जाती है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष है प्रताप राव जाधव। इन्होंने द्रव्य पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया है। इस पोर्टल में देखिए आयुर्वेद में यूज होने वाले जितने भी पदार्थ है, जितने भी सब्सटेंस हैं, उन सभी का डेटा ऑनलाइन दिया जाएगा। जैसे जो भी मेडिसिन आयुर्वेदा में उल्लेखित है, कैसे बनाई जाती है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन सी मेडिसिन की जरूरत है किसी भी बीमारी के इलाज के लिए, इन सभी की जानकारी इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड की जाएगी ताकि कोई भी रिसर्चर, पूरे वर्ल्ड में कोई भी स्कॉलर,
कोई भी स्टूडेंट इन रिसर्च पेपर को पढ़ पाए, आयुर्वेदा में जिन जिन का उल्लेख है उनको समझ पाए और ज्यादा रिसर्च कर पाए बीमारियों पर और नई मेडिसिन को विकसित कर पाए। तो जो 10th नेशनल आयुर्वेदा डे मनाया गया इस साल 23 सितंबर को, इसी दिन द्रव्य पोर्टल को लॉन्च किया गया है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। सेंट्रल पोर्टल है, आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आयुष चिकित्सा पद्धति भी समझ में आ गई। प्राचीन चिकित्सा पद्धति को ही आयुष के नाम से पुकारा जाता है। 2014 में इंडिया में आयुष मिनिस्ट्री का गठन किया गया था ताकि इन सभी चिकित्सा पद्धति को संरक्षित किया जा सके। वर्तमान में आयुष मिनिस्टर हैं भारत में प्रताप राव गणपत राव जाधव। ठीक है, या फिर इनको पीजी जाधव के नाम से पुकारा जाता है। डन। तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा द्रव्य पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया। तो यहां पर हमारे 26 सितंबर के सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। देखें, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई? इसे लॉन्च किया है अग्निकुल कॉस्मोस ने। किरण देसाई की किस बुक को बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। कल एक क्वेश्चन आया था कमेंट में कि सर हार्ट लैंप जिसके लिए बानू मुश्ताक को प्राइज दिया गया है वो कौन सा है, बुकर प्राइज या इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो बानू मुश्ताक को जो दिया गया है वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। ठीक है, हार्ट लैंप के लिए। आगे आइए, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ का लिप प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया कर्नाटका सरकार ने। भारत की पहली खिलाड़ी हिमांशी टोकस जो कि जूनियर रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंची है, किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है जूडो से। भारत ने असम में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? तो यह समझौता हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में। चर्चा में रहा ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। सुप्रीम कोर्ट ने डिफेमेशन को डिक्रिमिनलाइज करने की बात कही है, इसका मतलब क्या होता है? झूठे बयानों के माध्यम से किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना डिफेमेशन कहलाता है। भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड में विस्फोट हुआ, यह कहां पर है? यह है अंडमान निकोबार में। फिर किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो यह है बुर्किना फासो, माली और नाइजर। लास्ट क्वेश्चन था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का इनॉग्रेशन किस राज्य में किया गया? तो यह इनॉग्रेशन किया गया बिहार में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के थे, रिवाइज कर लिए हमने। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। आइए, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, ठोस में, और अमरी संस्कृति का विकास अगर हम वर्तमान देखें तो यह वर्तमान सिंध रीजन में देखने को मिलेगा जो कि पाकिस्तान में देखने को मिलता है। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किस राज्य में शुरू की गई है? प्रसिद्ध पुस्तक गोदान के लेखक कौन है? और गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? अभी चल रहा है तो बता देना। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।